Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today beta, as you all know, we are going to go through the review exercise 1. हम review exercise 1 को start करते हैं। review exercises जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत important है। आपके MCQs जो हैं बेटा, आपका objective तमाम तर MCQs पर मुश्तमिल है और मोस्टली क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइजेज में से सेट किए जाते हैं। तो इन रिव्यू एक्सरसाइजेज को बेटा बहुत अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे ताकि इनमें कोई प्रॉब्लम ना रहे, और अगर इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो आपके मार्क्स कहीं से लूज ना हो। इनको बेटा स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1, दिस इज पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 है बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 1। इसका बेटा MCQs वाला जो पोर्शन है ये सारे का सारा करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं। He advised the most equitable plan for the setting of Blackstone. Now equitable के बेटा 3 options इधर given है, privileged, reasonable and favorite। तो बेटा इसमें से जाहिर है ऑप्शन बी है reasonable, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। मुनसिफाना, इंसाफ पर मबनी, reasonable। तो ये बेटा फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन बी। हम एक बार इन्हें लिख लेते हैं बेटा। 2, 3, 4। अच्छा बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। He decided every case brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. The underlined word means partner, companion, enemy। foe जो है बेटा इसमें अंडरलाइंड वर्ड है और foe का मतलब दुश्मन होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी एनिमी आपको नजर आ रही है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा बेटा? foe means enemy, ऑप्शन सी। थर्ड देखिए बेटा, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। एंसेस्टर्स अंडरलाइंड वर्ड है। देखते हैं एंसेस्टर्स का मीनिंग क्या है बेटा। इधर रिलेटिव्स लिखा है, फोरफादर्स और सक्सेसर। तो इसमें से बेटा रिलेटिव्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नॉट रिलेटिव्स बेटा, दिस इज फोरफादर्स। फोरफादर्स, एंसेस्टर्स जो है फोर फादर्स को कहते हैं, बाप दादा आबा अजदाद। तो फोर फादर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। प्लीज मेक अ करेक्शन हियर। नंबर 4, prior to the first day of the new year it is customary for families to thoroughly clean their houses। the underlined word means prior to। बेटा prior का मतलब इधर आपको ऑप्शन नजर आ रही है प्रीसीडिंग, फॉलोइंग एंड सब्सिक्वेंट। तो इधर बेटा ऑप्शन ए होगा प्रीसीडिंग। प्रायर टू मींस पहले, कबल। तो प्रीसीडिंग जो है इससे पहले के मीनिंग में आता है, इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखते हैं जी नंबर 5, अनदर पॉपुलर कस्टम बेटा is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word food written on them। the underlined word means law, practice, rule। law, practice and rule। तो बेटा कस्टम जो है इसका मतलब क्या होगा? रवाज को कहा जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिस है, ऑप्शन बी। प्रैक्टिस का मतलब भी किसी किस्म का रवाज होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 6 देखते हैं बेटा। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम taking care of cuts to dealing with an unconscious victim।
the underlined word means. विक्टिम बेटा शिकार को कहते हैं, हादसे का शिकार को विक्टिम कहते हैं, एक्सीडेंट विक्टिम। इसी तरह मंशियात का शिकार ड्रग विक्टिम। ठीक है जी। इस यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं, लॉ, प्रैक्टिस एंड रूल। तो यहाँ पे बेटा कस्टम का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, प्रैक्टिस। सॉरी, हम नंबर 6 पे थे बेटा। अनकॉन्शियस विक्टिम, विक्टिम वर्ड था। विक्टिम को जरा देखते हैं क्या है बेटा, हेल्पर, सप्रेसर या सफरर। तो विक्टिम का बेटा ऑप्शन सी हो सकता है, दैट इज सफरर, शिकार होना, किसी चीज का शिकार होना। नेक्स्ट देखिए बेटा, द सिनोनिम ऑफ परसीवर इज परसिस्ट, गिव अप, सरेंडर। तो बेटा परसीवर का मतलब कायम रहना, मुस्तकिल मिजाजी से काम करना। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए जो है ये परसिस्ट है, तो 7th का आप ऑप्शन ए लिखेंगे, परसिस्ट। द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड इज, रिवॉर्ड का सिनोनिम, एज यू ऑल नो सिनोनिम आर वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। तो रिवॉर्ड का सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या होगा बेटा इधर, प्राइस। आपको ऑप्शन बी नजर आ रहा है, प्राइस, तो ये प्राइस होगा बेटा, इनाम, प्राइस। ठीक है जी। द एंटोनिम ऑफ माइटी। नाउ बेटा एंटोनिम पे गौर कीजिए, एंटोनिम्स आर वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग। तो माइटी एक वर्ड है, ताकतवर, इसका एंटोनिम क्या होगा बेटा, वीक, ग्रैंड, स्ट्रॉन्ग। तो माइटी का ऑपोजिट वर्ड जो है वो वीक ही हो सकता है, जो कि ऑप्शन ए है आपके पास। नंबर 10 देखते हैं बेटा, द एंटोनिम ऑफ फेल इज, फेल का एंटोनिम, कामयाब होना का एंटोनिम, नाकाम होना। ठीक है बेटा। इसी तरह फेल नाकाम होना है अगर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कामयाब होना, विच इज सक्सीड। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, सक्सीड, ऑप्शन बी सक्सीड। 10 तक बेटा इसे कंप्लीट कर लें, इनको हम इरेज करेंगे और फिर इससे आगे चलेंगे। 10 तक बेटा मार्क कर लीजिए एमसीक्यूज अपनी बुक के ऊपर, पेज नंबर 50, 51। ठीक है जी, अब इसे रेज करते हैं। जी बेटा, हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 11। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। रूथलेसनेस, द अंडरलाइंड वर्ड इज ए एन डैश नाउन। रूथलेसनेस बेटा किस तरह का नाउन है, देखिए कलेक्टिव, कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट। जाहिर है ये नॉन फिजिकल है, और कोई भी नॉन फिजिकल जो नाउन होता है उसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इक्वालिटी, स्टेट और एक्शन को जाहिर करता है, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके। तो बेटा रूथलेसनेस क्या होगा, नंबर 11, ऑप्शन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ बेटा नंबर 12 देखिए, आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी। The underlined word is a and dash now. Audience बेटा underlined word है। अब audience किस तरह का नाउन है, जाहिर है ये collection of people को जाहिर करता है,
सामीन, नाजरीन, मतलब ये सब कलेक्शन ऑफ पीपल को जाहिर करते हैं। तो ये कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपको नजर आ रही है, कलेक्टिव नाउन, जो कि दुरुस्त ऑप्शन। इसके बाद है बेटा नंबर 13, वी हैव टू टेक द बस अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो यहाँ पर बेटा वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग, अर्लियर, ऑप्शन बी, यानी इससे जल्दी। सेकंड डिग्री एडजेक्टिव है बेटा अर्लियर, ठीक है जी। नंबर 14 देखिए, वी डैश आर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन, वी डैश आर बॉटल सो वी कुड। आप देखिए सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस भी ऑब्वियसली किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी क्लीन्ड आवर बॉटल, ऑप्शन सी, सो वी कुड यूज इट अगेन, ऑप्शन सी बेटा क्लीन। क्योंकि अगर दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरी भी पास्ट टेंस में ही होगी। आप सेकंड, जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, तो वी क्लीन्ड आवर बॉटल। नंबर 15 देखिए बेटा, अली वॉज इम्प्रेस्ड डैश समर्स ग्रेट। इम्प्रेस्ड बेटा यहाँ पर ऑप्शन है विद, बाय, फ्रॉम। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? इम्प्रेस्ड बाय समर्स ग्रेट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अली वॉज इम्प्रेस्ड बाय समर्स ग्रेट। इसके बाद देखिए बेटा नंबर 16 आता है, लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस। लास्ट समर बेटा पास्ट टेंस की बात हो रही है, वी डैश मैनी प्लेसेस। लास्ट समर मतलब अगर आप माजी में काफ़ी देर पहले की बात करते हैं तो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे लिखा जाता है, और ऑब्वियसली बेटा इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस, ये है ऑप्शन ए, लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस, ऑप्शन ए। इसके बाद आते हैं बेटा नंबर 17 पर, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, कम्पीट्स, कम्पीट, कम्पीटिंग। तो बेटा इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो सकती है वो क्या है जी? कम्पीट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किसी रूटीन वर्ब को जाहिर किया जा रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स कम्पीट फॉर प्राइजेस, मतलब इसके लिए इनामात के लिए सब लोग हिस्सा लेते हैं या इसमें मुकाबला करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कम्पीट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यू ऑल नो वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो 17 इज ऑप्शन बी, कम्पीट। नाउ बेटा नंबर 18 देखिए, डिडंट यू सी द साइन यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 miles an hour। डिडंट यू सी द साइन यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 miles an hour। यहाँ पर बेटा जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं मस्ट नॉट, शुड नॉट, मे नॉट। तो यहाँ पर बेटा मस्ट नॉट, अगर एक साइन मौजूद है, एक स्पीड लिमिट दी हुई है, तो आप इससे ऊपर किसी सूरत में भी ड्राइव नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी को नहीं चला सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है बेटा मस्ट नॉट, ऑप्शन ए मस्ट नॉट। इसके बाद बेटा देखिए नंबर 19 है
You dash find Lubna in the garden but I doubt it. यहाँ पर बेटा कैन, मस्ट और माइट तो पास्ट टेंस में आता है, आप सबको पता है। मस्ट कोई काम जरूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैन कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन ए जो है बेटा कैन यहाँ पर मौजूद है, इसको इस्तेमाल करेंगे। यू कैन फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट। तो ऑप्शन ए 19 ऑप्शन ए कैन। इसके बाद देखिए बेटा नंबर 20 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर बेटा एक वर्ड है इंटरसीड। इसके 3 डिफरेंट स्पेलिंग्स दिए गए हैं। पहला है INTERCEDE, दूसरा है बेटा ऑप्शन बी INTERCEDE और थर्ड जो है ऑप्शन सी है ENTERCED। तो बेटा इंटरसीड आपको पता है, ऑप्शन बी जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है इंटरसीड का। तो ये थे बेटा MCQs। एक चीज़ बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि MCQs बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स का आता है और ये तमाम तर सिर्फ और सिर्फ MCQs पर मुश्तमिल होता है। इसलिए बेटा MCQs को बहुत अच्छी तरह करेंगे, MCQs को बहुत अच्छी तरह कीजिए ताकि यहाँ पर आपके मार्क्स बिल्कुल भी लूज ना हो। और ये ऑब्जेक्टिव ही होता है बेटा जो आपके मार्क्स को ओवरऑल टोटल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में 18-19 मार्क्स ले लेते हैं बेटा तो बाकी पेपर में आपके मार्क्स थोड़े से अगर कहीं से कम भी होते हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो बेटा एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, आज हमने इसके ऑब्जेक्टिव किए बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 1 के। रिव्यू एक्सरसाइजेज 3 हैं और मैं आपको बता चुका हूँ इसमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा आपसे यही मैं कहूँगा कि आपको इन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपके MCQs वाला जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो कमिंग असाइनमेंट है बेटा इसमें भी हम ये शामिल कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें ताकि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ बेटा जैसे कि आप जानते हैं हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और रिव्यू एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेसन में यहीं तक रखते हैं बेटा, यहाँ तक इसे प्रिपेयर कीजिएगा। आपको पता है आपकी असाइनमेंट भी अब आने वाली इंग्लिश की, उसमें चैप्टर 4 और ये रिव्यू एक्सरसाइज शामिल हो। तो इसको बेटा बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, पे हीड टू इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।